हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहार जीएस। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा 2-3 पार्ट आ चुका है। जैसे सबसे पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से यूरोपीय लोग भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आए। सबसे पहले उन्होंने नए मार्ग की खोज की और उसी रास्ते से कई सारे यूरोप के देश आए। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो इसी क्रम में हमने पहले पुर्तगालियों पर बात किया, फिर डच पर, और उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है वो ब्रिटिश से संबंधित है, अंग्रेज़ों से संबंधित। तो अंग्रेज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले एक कहानी है कि अंग्रेज़ों के यहाँ एक कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, जिनका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। उनमें छोटे छोटे व्यापारी थे, वो अपने यहाँ व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने 1599 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी को BEIC के नाम से जानते हैं। BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर नोट डाउन किया हमने। तो BEIC की स्थापना जब 1599 में हुई तो उसके बाद ये अपने सम्राट के यहाँ पहुँचे। उस समय इनके यहाँ महारानी का कॉन्सेप्ट था और इनकी महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, आप इस डेट को याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 साल का लाइसेंस दिया एक चार्टर्ड एक्ट के तहत कि आप पूर्वी क्षेत्र जाइए और वहां जाकर व्यापार कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र कहने का मतलब है इस साइड यूरोप है, भारत इस साइड है, तो इधर क्या है कि पूरब का क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र यानी कि भारत और एशिया के क्षेत्रों में कंपनी को BEIC को व्यापार करने का परमिशन महारानी से मिल गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। जब महारानी से इनको परमिशन मिला उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 1603 में महारानी की मृत्यु हो गई और ब्रिटेन के शासक बन गए थे जेम्स प्रथम ने अपने एक दूत कैप्टन हॉकिंस को व्यापार के परमिशन के लिए भारत भेजा। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस भारत आए तो उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। भारत पहुँचे तो भारत में मुगल वंश का शासन था, यहाँ पर मुगल वंश का शासन था और यहाँ के शासक थे जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस पहुँचे 1608 में, आप इस डेट को भी याद रखें, यही है कैप्टन हॉकिंस पहुँचे 1608 में और यहाँ पर मुगल वंश का शासन था और यहाँ के शासक थे जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में पहुँचने के बाद कैप्टन हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि इनको तुर्की और फारसी भाषा का नॉलेज था और मुगलों की भाषा भी वही थी और उसी भाषा में इन्होंने जहांगीर से वार्तालाप किया और जहांगीर काफ़ी खुश हुए। खुश होने के बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब से आप समझ सकते हैं, मनसब कहने का मतलब है कि जिसको जितना ज़्यादा मनसब मिलेगा उसका रैंक उतना ज़्यादा ऊपर होगा। तो यही मनसब जो प्राप्त हुआ कैप्टन हॉकिंस को, वो जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त हुई। और उसके बाद इनको पश्चिमी क्षेत्र यानी कि भारत के, आप इस मैप को देखेंगे तो इस साइड को कहते हैं पश्चिमी तट। तो इसी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मिली, व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिली। कोठी कहने का मतलब है कि व्यापारिक, आप उसको कह सकते हैं एज ए वेयर हाउस, जहाँ पर सामान को रखा जा सकता है स्टोर करके और फिर वहाँ से फिर सामान उठाकर अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए ले जाया जा सकता है। तो उसको फैक्ट्री कहते थे उस समय। तो उनको परमिशन मिला वेयर हाउस खोलने का 1608 में कैप्टन हॉकिंस को। तो जब अंग्रेज़ लोग पहुँचे अपना एक फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत के पास, यहाँ पर गुजरात के क्षेत्र में सूरत के पास पहुँचे, तो पहले से यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली लोग, क्योंकि पुर्तगाली पहले से आ गए थे, 1498 में अंग्रेज़ आ रहे हैं 1600 ईस्वी में, तो दोनों के बीच लगभग 100 साल का डिफरेंस है। तो इतने साल में तो पुर्तगाली पक्का है कि यहाँ मजबूत रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत रहे होंगे। तो जब यहाँ पर अंग्रेज़ पहुँचे सूरत के पास जहांगीर से परमिशन लेकर फैक्ट्री खोलने के लिए, तो वो समय था, डेट था 1608 में पहुँचे अंग्रेज़ सूरत और यहाँ पर पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया और फिर जहांगीर ने परमिशन वापस ले लिया। परमिशन वापस लेने का मेन रीज़न ये था कि जहांगीर जो थे वो पुर्तगालियों से डरते थे, क्योंकि जहांगीर के पास उस तरह की सेना नहीं थी। जहांगीर के पास जो सेना थी वो स्थलीय क्षेत्र में मार कर सकने वाली सेना थी, जबकि पुर्तगालियों के पास दोनों तरह की सेना थी, नौसेना भी थी और स्थलीय सेना भी थी। अगर जहांगीर पुर्तगालियों से पंगा लेते
तो जहांगीर यानी कि मुग़लों की जहाज़ जब इस क्षेत्र से आता तो यहाँ पर पक्का है कि पुर्तगाली रोकते, क्योंकि पुर्तगाली के पास नौसेना है। और इसी बात को लेकर जहांगीर जो है पुर्तगालियों से डरते थे, और यही डर का कारण था कि पुर्तगालियों अंग्रेज़ों को जो परमिशन दिए थे इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने का, वो परमिशन वापस ले लिया जहांगीर ने, और यहाँ सूरत का काम अंग्रेज़ों को बंद करना पड़ा, जो 1608 में उन्होंने शुरू किया। तब तक अंग्रेज़ 1611 में चले आए मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। हालांकि जितना पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सारा पॉइंट यहाँ पर नोटिस है, लास्ट में इसको लिखना भी है, लेकिन तब तक सबसे पहले अगर एक कहानी टाइप एज ए कहानी टाइप हो जाता है तो समझने में दिक्कत नहीं होता। अगर डायरेक्टली रूप से कहीं से पॉइंट लिख लें और उसको रट्टा मारे तो वो फिर याद करने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए कहानी टाइप पहले बता रहे हैं। 1611 में अंग्रेज़ पहुँचे मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अभी इसका नया नाम है मछलीपट्टनम। यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ रुके नहीं। फैक्ट्री खोलने के बाद जस्ट सूरत आए, क्योंकि पुर्तगालियों के विद्रोह के कारण इनको 1608 में यहाँ से भागना पड़ा था। तो 1611 में जब अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली तो ये डायरेक्ट पहुँचे फिर सूरत, और सूरत में 1612 में अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं स्वाली का युद्ध, और इस स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। पुर्तगाली यहाँ पर हार गए। तो जब पुर्तगाली हारे तो जहांगीर को भी लगा कि भाई हाँ, अब इस शक्ति को यानी कि जिससे हमको डर है उसको कोई हरा सकता है। तब क्या किए, जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन फिर से वापस दे दिया, और ये जो काम 1608 में बंद पड़ा था ये काम 1613 में फिर से बनकर तैयार हो गया सूरत का काम। तो थोड़ा सा अंग्रेज़ों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली इन्होंने फिर से सूरत पर कब्जा जो है 1613 में इन्होंने कब्जा कर लिया। बाद में फिर दूसरे दूत आए ब्रिटेन से, उनका नाम था सर टॉमस रो, 1615 में आए, और ये भी जहांगीर के दरबार में ही पहुँचे, और जहांगीर से इन्होंने व्यापार करने का परमिशन मांगा। जहांगीर ने इनको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने का परमिशन दिया, यानी कि जहाँ जहाँ पर मुग़लों का कब्ज़ा था। हालांकि मुग़लों का कब्ज़ा जो था लगभग दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सारे जगहों पर मुग़लों का कब्ज़ा था। तो मुग़लों ने सर टॉमस रो को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। अलग अलग डायरेक्शन में जाकर सर टॉमस रो ने ये अधिकार प्राप्त किया जहांगीर से, और हर डायरेक्शन में जाकर वो व्यापार कर सकते। तो अंग्रेज़ों को यहाँ भारत के क्षेत्रों में बढ़ने का मौका मिला, और उसी समय डच और पुर्तगाली भी आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ को परमिशन डायरेक्ट बादशाह से मिल रहा था, इसलिए उसको बहुत जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिला। तो 1615 के दूत के बाद अंग्रेज़ों को जब इस तरह का फरमान मिला तो वो अपना व्यापारिक क्षेत्र जब बढ़ाने लगे, उसी क्रम में 1632 में पहुँचे गोलकुंडा। गोलकुंडा का क्षेत्र जो पहले था कुछ तेलंगाना, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को मिलाकर बीच में एक क्षेत्र था, इसको कहते हैं गोलकुंडा। तो 1632 में अंग्रेज़ पहुँचे गोलकुंडा के शासक के पास। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेज़ों को एक फरमान दिया कि आप हमको 500 पगोडा वार्षिक कर देकर हमारे क्षेत्र में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते, जितना मर्जी उतना। अगर क्या है कि अंग्रेज़ व्यापार करते, अगर एक वस्तु पर 10% टैक्स है, मानकर चलिए एक वस्तु पर 10 रुपया टैक्स है, तो 100 का व्यापार करते 100 वस्तु का, और सब पर 10-10 रुपया टैक्स, तो उनको 1000 देना पड़ता। अब क्या है कि मात्र 500 देकर जितना मर्जी है उतना व्यापार करने का फरमान इनको मिल गया। तो इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का सुनहरा फरमान मिल गया दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने का 1632 में गोलकुंडा के शासक से। तो अब आप मैप पर ध्यान देंगे तो अंग्रेज़ों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री खोल ली। पहले सूरत गए, वहाँ से इनको पुर्तगालियों ने खदेड़ दिया। तब आए मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के पास, तो मसूलीपट्टनम पर पहला कब्जा। फिर सूरत पे गए, फिर गोलकुंडा आए 1632 में। लेकिन गोलकुंडा जब ये 1632 में आए, इनको फरमान मिला, तो यहीं गोलकुंडा से ये नीचे वाले क्षेत्र यानी तमिलनाडु के पास मद्रास, चेन्नई, जिसको पहले मद्रास कहते थे, मद्रास चले आए, और मद्रास के शासक से इन्होंने मद्रास को लीज पर लिया 1639 पर। अंग्रेज़ों ने मद्रास, लीज कहने का मतलब है किराया, तो लीज पर मद्रास को लिया और इन्होंने वहाँ पर किलेबंदी का काम शुरू किया और एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसको कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला, जो 1639 में अंग्रेज़ों ने
मद्रास में स्थापित किया। मतलब आप देख सकते हैं कि कई जगह पर एक साथ कब्जा हुआ, जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, गोलकुंडा, और फिर बढ़े और चले आए मद्रास 1639 में। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों को एक और मौका मिला आगे बढ़ने का, क्योंकि पुर्तगाली और डच भी आपस में लड़ रहे थे और डच जो है पुर्तगालियों को पराजित कर रहे थे, जगह जगह पर उनको हरा रहे थे। श्रीलंका भी छीन लिया, नागपट्टनम भी छीन लिया, कासिम बाजार के क्षेत्र से खदेड़ दिया, बालासोर से खदेड़ दिया। डच पुर्तगालियों को खदेड़ रहे थे, तो पुर्तगालियों को अब सामने कोई मौका नहीं था कि उनको यहाँ पर रहने का। तो पुर्तगालियों ने अपने डिप्लोमेटिक पावर का यूज किया। उन्होंने 1661, आप इस डेट को याद रखेंगे, 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करा दिया 1661 में। और बम्बई जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया कि आप भाई बम्बई ले लो और हमारी थोड़ी बहुत सुरक्षा करो। जब बम्बई चार्ल्स द्वितीय को मिला 1661 में, तो चार्ल्स द्वितीय ने यही बम्बई 1668 में BEIC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी, उसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया बम्बई। अब क्या है कि लगभग भारत के मैप को देखेंगे तो अंग्रेज़ हर जगह मौजूद है, यहाँ भी अंग्रेज़, यहाँ भी अंग्रेज़, अंग्रेज़ अंग्रेज़, मतलब ओवरऑल अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा कब्जा हो गया। और ये जो दोनों आपस में लड़ रहे थे डच और पुर्तगाली, तो पुर्तगाली पहले कमज़ोर हुए, फिर जगह जगह पर डचों को अंग्रेज़ों ने हराया। मतलब डच और ये पुर्तगाली दोनों एक छोटी शक्ति के तौर पर अंग्रेज़ों के आने के बाद हो गए, और एक बड़ी शक्ति के तौर पर जो थे वो थे अंग्रेज़। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्जा बम्बई 1668 में लिया, और उसके बाद अंग्रेज़ों को एक और मौका मिला 1698 1698 में। 1698 में ये बंगाल पहुँचे अंग्रेज, और बंगाल का कुछ गांव लीज पर लिया, जैसे कालीकता, गोविंदपुरी, इसके अलावा सूतानाटी, ये तीनों गांव इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में, आप यहाँ देखेंगे बंगाल पूर्वी भारत का क्षेत्र, बंगाल पहले इसमें थोड़ा बांग्लादेश इंक्लूडेड था, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो इसको कहते थे ओवरऑल बंगाल। तो 1698 में अंग्रेज़ पहुँचे बंगाल, उन्होंने बंगाल का कुछ गांव लिया लीज पर, जैसे गांव का नाम था कालीकता, इसके अलावा गोविंदपुरी और फिर सूतानाटी, ये 3 गांव लिया इन्होंने, और इस गांव में किलेबंदी की, और यहाँ एक किला बनाया, उसका नाम था फोर्ट विलियम। आप इसको याद रखेंगे, और सवाल में भी पूछा जाता है फोर्ट विलियम का किला कहाँ है, बंगाल में किसने बनाया, अंग्रेज़ों ने कब बनाया, 1698 में। और यहाँ पर भी इन्होंने किलेबंदी कर दी। देखिए 2 चीज़ें हैं, फैक्ट्री खोलना एक बात है, किलेबंदी करना अलग बात है। क्योंकि फैक्ट्री खोलने का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ व्यापार करना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप ना करना, लेकिन किलेबंदी करने का मतलब है कि उस जगह को कब्जा करना। अंग्रेज़ों ने यहाँ भी कब्जा किया, यहाँ भी कब्जा किया, तो अब 2 क्षेत्र पर कब्जा हुआ, तो इसके बीच वाले हिस्से पर पक्का है कि अंग्रेज़ जो है अपना दबाव बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, और कोई दूसरी शक्ति को इधर एंटर करने नहीं देंगे। तो अंग्रेज़ों, और एक तीसरा क्षेत्र यहाँ बम्बई भी इसका अपना क्षेत्र हो गया, जो क्या पुर्तगालियों से इनको दहेज के रूप में मिला था। तो यानी कि इन तीनों एरिया से ये पूरे दक्षिण भारत को टारगेट कर सकते थे अंग्रेज़, और करते भी थे। यहीं से ये तीनों इनकी प्रेसिडेंसी भी थी, और यहीं से ये दक्षिण भारत को कंट्रोल भी करते थे अंग्रेज़। तो 1698 में यहाँ चले आए। लेकिन जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके वंशजों में शासक बने, तो वो सारे शासक कमज़ोर शासक के तौर पर आए, उनको उत्तर मुगल काल का शासक कहते हैं। तो एक शासक बने 1713 से 19 के लिए, उनका नाम था फर्रुख सियर, वो मुगल वंश के ही शासक थे। फर्रुख सियर 1713 से 19 के लिए बने। फर्रुख सियर 1713 से 19 के लिए। तो फर्रुख सियर को एक गठिया की बीमारी थी, हमेशा उसको पेन रहता था, तो वो अपने दर्द से बचने के लिए भारतीय डॉक्टर से इलाज करा रहा था, लेकिन उनका इलाज सही रूप से नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने अपना इलाज सही रूप से कराने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता ली। अंग्रेज़ के डॉक्टर ने इनका इलाज किया और ये ठीक हो गए। फाइनली फर्रुख सियर ठीक हो गए और अंग्रेज़ों से बहुत खुश रहने लगे अंग्रेज़ों से। तो खुशी का तो कोई ठिकाना रहा नहीं, इतना खुश हुए कि इनके दरबार में जॉन सरमन नाम का एक दूत आया, और उस दूत को इन्होंने 3 फरमान जारी कर दिया अंग्रेज़ों के लिए। पहला कि 3000 रुपया वार्षिक कर देकर बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते हैं।
10,000 रुपया वार्षिक कर देकर सूरत में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। और इसके अलावा बम्बई के क्षेत्र में, यानी कि बम्बई जब इनको पुर्तगालियों से मिला था तो यहाँ पर उन्होंने अपने सिक्के चलाए, और बम्बई के क्षेत्र में जो सिक्के चला रहे हैं, अंग्रेज़ों को कहा गया चला रहे हो तुम लोग, उसको तुम पूरे मुग़लों के क्षेत्र में चला सकते हो। तो इस तरह से जब फरमान मिला, आप ये भी सोच सकते हैं कि जिसका पैसा चलेगा उसके हिसाब से इकोनॉमिक भी चलेगी वहाँ की। अंग्रेज़ों को फरमान जारी कर दिया कि आप अपना सिक्का जो है चलाइए, तो वो अपना सिक्का जब चलाएगा भाई तो वो अपने अनुसार यहाँ का इकोनॉमिक तय करेगा, और जैसे ही इकोनॉमिक डेवलप नहीं करेगा या फिर इकोनॉमिक कंट्रोल किसी और के हाथों में रहेगा तो पक्का है कि यहाँ के व्यापार जो हैं वो कमज़ोर होंगे। जब व्यापार कमज़ोर होगा तो प्रोडक्शन हाउस बंद होगा और फिर वहाँ काम करने वाले लोग गरीब होंगे। जब गरीब होंगे तो किसी न किसी के गुलाम होंगे। तो ओवरसाइंस अंग्रेज़ों ने भी यही दिमाग लगाया और इसका प्रयोग किया और भारत के क्षेत्रों में कब्जा करना शुरू किया। तो इन तीनों पॉइंट को भी सवाल में पूछा जाता है कि शाही फरमान किसने जारी किया, फर्रुखसियर ने, और वो बंगाल के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, 3,000 रुपया कर लेकर व्यापार करने का, 10,000 में सूरत का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा बम्बई के क्षेत्र में जो सिक्के अंग्रेज चला रहे थे उसके पूर्व मुग़लों के क्षेत्र में चलाने का अधिकार मिल गया। तो फाइनली यहाँ के बाद फर्रुखसियर के बाद इनको पूरा फलने फूलने का मौका मिला अंग्रेज़ों को भारत में, क्योंकि इसके बाद जो भी शासक बने वो और फर्रुखसियर से भी ज़्यादा कमज़ोर थे, और इनसे ज़्यादा भी कमज़ोर थे। तो अंग्रेज़ों को एक मौका तब मिल गया जब 1739 की घटना को अंग्रेज़ों ने बहुत करीब से देखा। बहुत करीब कहने का मतलब है कि 1739 में एक बाहरी आक्रमणकारी, उसका नाम था नादिर शाह, वो भारत की तरफ आए, और भारत में उस समय जो मुग़ल के बादशाह थे, मुग़ल के, उसका नाम था मोहम्मद शाह बादशाह थे मुग़लों के, और इनके समय 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मात्र 6 से 7 दिन के अंदर पराजित कर दिया, हरा दिया। और अंग्रेज़ ये सारे चीज़ देख रहे थे, तभी अंग्रेज़ समझ गए कि मुग़ल वंश के जो शासक हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि एक बाहरी आक्रमणकारी मात्र इनको 6 से 7 दिन में पराजित कर देता है। और ये खुशी खुशी इसलिए कह रहे हैं कि ये तुरंत हार गए, तो ये खुशी खुशी हार भी गए। तो अंग्रेज़ को ये बात समझ में आ गया, अंग्रेज़ों ने भी इसी का फ़ायदा उठाया और उसके बाद मुग़लों का डायरेक्ट उन्होंने विरोध करना शुरू किया और मुग़लों के क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया। तो हम लोग जब अंग्रेज़ पढ़ते हैं स्पेशल में, तो अंग्रेज़ को 1739 तक पढ़ के यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी को पढ़ते, क्योंकि 1664 के बाद फ्रांसीसी भी भारत की तरफ आ गए थे एक बड़ी शक्ति के तौर पर, और अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ था और फाइनल युद्ध हुआ 1760 में वांडीवॉश का युद्ध। उसमें फ्रांसीसी हारे और फिर अंग्रेज़ अकेला बचा भारत में, और फिर वहाँ से हम लोग अंग्रेज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने आपको जितना सारा पॉइंट बताया वो सारा पॉइंट हमने यहाँ नोट भी किया है, तो आप इसको ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट है 1599 में BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। BEIC की स्थापना, एक सवाल और भी पूछ लिया जाता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत के बादशाह कौन थे, तो उस समय भारत में मुग़ल वंश का शासन था और यहाँ के बादशाह थे अकबर। 2 प्रश्न हैं, मुग़ल वंश यानी कि जिस समय BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में किस वंश का शासन था, मुग़ल वंश का, और यहाँ के बादशाह कौन थे, तो यहाँ के बादशाह थे अकबर। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, BEIC की स्थापना के समय भारत के बादशाह थे अकबर। और जब कंपनी की स्थापना हुई उसके जस्ट बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को पूर्वी क्षेत्र यानी कि भारत की तरफ आने की अनुमति मिली, व्यापार करने का परमिशन मिला, और ये व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाले थे। ये अपना पूरा बोरिया बिस्तर बना लिए थे कि अब हम भारत की तरफ चलेंगे, लेकिन फाइनली इनके लोग चले और तब तक 1603 ईस्वी में महारानी की मृत्यु हो गई, एलिजाबेथ प्रथम की। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम, यहाँ पर हमने नोट किया, जेम्स प्रथम ब्रिटेन के शासक बने। इन्होंने अपने एक दूत कैप्टन हॉकिंस इनको भारत भेजा। तो कैप्टन हॉकिंस भारत पहुँचे 1608 में। इस समय भारत के बादशाह थे जहांगीर, ये अकबर के पुत्र थे। जहांगीर के दरबार में पहुँचे कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि जहांगीर ने
जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब कहने का मतलब है रैंक, जिसका जितना ज़्यादा मनसब उसका उतना ऊपर रैंक अधिकारियों में, तो 400 का मनसब मिला और इनको व्यापार करने का परमिशन मिला। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इन्होंने व्यापार करने का परमिशन मांगा भी था। तो आप इस तरह से दक्षिण भारत का मैप देखेंगे तो ये इलाका पश्चिमी तट का इलाका है, इस साइड अरब सागर है, तो इसी क्षेत्र में इन्होंने व्यापार करने का परमिशन मांगा कैप्टन हॉकिंस ने। परमिशन 1608 में मिला तो ये सूरत पहुंच गए अपनी पहली फैक्ट्री खोलने के लिए 1608 में। लेकिन पहले से पुर्तगाली मौजूद थे, पुर्तगालियों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों को यहाँ का काम स्टॉप करना पड़ा, रोकना पड़ा। तब तक अंग्रेज़ चले आए 1611 में मसूलीपट्टनम। इस पॉइंट को हमने यहाँ नोट किया। 1611 में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में, पूर्ण रूप से बना लिया। फिर अंग्रेज़ मसूलीपट्टनम में रुके नहीं, अंग्रेज़ यहाँ फैक्ट्री खोलने के बाद वापस आए फिर सूरत, और 1612 में एक युद्ध हुआ। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, हम वहाँ नहीं नोट कर पाए हैं। यहाँ है स्वल्ली का युद्ध, स्वल्ली सूरत के पास ही पड़ता है। स्वल्ली का युद्ध हुआ 1612 में और इस युद्ध में पुर्तगाली हार गए। पुर्तगालियों के हारने के बाद उनका मनोबल टूटा और फिर जहांगीर को भी लगा कि अब हमको भी पुर्तगालियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ी शक्ति अब जो है अंग्रेज़ के रूप में आ गई है। तो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को फिर से परमिशन दे दिया कि तुम जाओ और सूरत में फैक्ट्री खोलो। तो ये काम जो 1608 में बंद हुआ वो 1613 में फिर बनकर तैयार हो गया सूरत का काम। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको पूरा याद रखना है कि किस तरह से काम स्टार्टिंग हुआ सूरत में अंग्रेज़ों का, लेकिन वापस फिर बंद हुआ और फाइनली 1613 में बनकर तैयार हुआ। 1613 के बाद 1615 पर आइए। 1615 में दूसरे दूत आए ब्रिटेन से, उनका नाम था सर टॉमस रो। ये भी जहांगीर के दरबार में पहुँचे और सर टॉमस रो ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने का परमिशन मांगा और इनको परमिशन मिला भी। परमिशन लेने में ये सफल रहे और इन्होंने व्यापारिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया। तब तक अंग्रेज पहुँचे 1632 में गोलकुंडा के शासक से इनको फरमान मिला कि 500 पगोडा वार्षिक कर देकर आप हमारे क्षेत्र में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मात्र 500 में पूरे क्षेत्र का यूज करना। तो अंग्रेज जितनी मर्जी उतना यूज कर सकते हैं। अगर 500 अगर टैक्स का वैल्यू तय होता, मानकर चलिए आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर टैक्स का वैल्यू तय कर देता वहाँ के शासक और फिर उनको व्यापार करने की अनुमति देती, तब प्रॉफिट ज़्यादा होता। मानकर चलिए कि एक वस्तु पर 10 रुपया टैक्स लेता, अगर अंग्रेज 100 वस्तु का व्यापार करते और 100 वस्तु पर 10-10 रुपया टैक्स मिलता तो 1000 टैक्स मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने मात्र 500 में फ्री कर दिया है कि आप पूरे क्षेत्र में व्यापार करेंगे। और 500 में जब व्यापार करेगा तो जितना मर्जी है उतना व्यापार करेगा, और 100 वस्तु ही क्यों लाएगा, 10,000 वस्तु भी ला सकता है। तो इस तरह से अंग्रेजों के लिए एक गोलकुंडा के क्षेत्र में कब्जा करने के लिए एक ये सुनहरा फरमान कह सकते हैं। तो 1632 में बीजापुर के शासक से अंग्रेजों को एक फरमान प्राप्त हुआ फ्री व्यापार करने का। आप इसको यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, फ्री ट्रेड का। मात्र 500 पगोडा देकर फ्री ट्रेड का इनको फरमान मिला। उसके बाद अंग्रेज 1632 के बाद 1639 में पहुँचे मद्रास। 1632 में पहुँचे थे गोलकुंडा और यहीं से ये इन्होंने लेफ्ट लिया और पहुँच गए मद्रास। मद्रास पहुँचे 1639 में। तो अगला पॉइंट हमारा है मद्रास का। 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास को लीज पर लिया और मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनाया। सवाल में भी आ जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है, मद्रास में। इसको किसने बनाया, अंग्रेज ने। कब बनाया, 1639 में। दरअसल इसके पीछे का कहानी है कि 1639 में मद्रास के शासक से अंग्रेज़ों ने मद्रास को लीज पर लिया, किराए पर लिया। और फिर किराए पर लेने के बाद अंग्रेज़ों के पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की उस समय गन भी थे, सब मशीन भी थे, और यहाँ के शासक तीर धनुष वाले शासक थे, तलवार वाले, तो उनके सामने ज़्यादा देर टिक भी नहीं सकते थे। तो इसी का फ़ायदा उठाया और मद्रास को लीज पर लिया और वहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती 1639 में किलेबंदी कर दी और एक किला बनाया, उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आप 1639 को याद रखेंगे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बना मद्रास में। उसके बाद 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया।
बम्बई दहेज में मिला। बम्बई है भारत का क्षेत्र। एक बाहरी व्यक्ति आया, उस पर कब्जा किया और वापस अपनी राजकुमारी का विवाह करके किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को क्षेत्र दे दिया। और यहाँ के मुगल वंश के शासक देखते रह गए, क्योंकि इनके पास उतनी हिम्मत नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी इनको डिस्टर्ब करते बाहरी को, क्योंकि उनके पास नौसेना थी, तो तुरंत उनको पराजित करना शुरू कर देते। तो इस हिसाब से इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया और बम्बई को दहेज में देने दिया। तो बम्बई जब दहेज में मिला अंग्रेज़ों को, तो 1661 में मिला था चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने इसी बम्बई को 1668 में BEIC को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया कि 10 पाउंड वार्षिक किराया तुम देना हमको और ये बम्बई का क्षेत्र ले लो। तो बम्बई का क्षेत्र जो है एक अपना क्षेत्र हो गया अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने यहाँ शुरू किया अपना सिक्का चलाना, अपने सिक्के ढाले बम्बई में। अंग्रेज़ों ने यहाँ सिक्का चलाना शुरू किया 1668 में। उसके बाद 1686 के आसपास क्या किया, अंग्रेज़ों ने हुगली को लूटने शुरू कर दिया। हुगली में आने वाले मुगलों के जहाज़ को रोकना शुरू किया। तो उस समय शासक थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने मना किया, नहीं माने तो औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक किया और अटैक करके उनको पराजित कर दिया। हालांकि औरंगज़ेब से पंगा लेने की ज़रूरत कोई नहीं रखता था। पूरी लगभग कह लिए आधी दुनिया औरंगज़ेब से लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि औरंगज़ेब एक ऐसा शासक था, कट्टर शासक। उसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर, और उससे लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब को छेड़ दिया, उसके हुगली के पास को हुगली को लूट लिया और वहाँ पर मुगलों के जहाज़ को भी रोकने का प्रयास किया। तो औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया और उस युद्ध को चाइल्ड का युद्ध भी कहते हैं। और उस समय अंग्रेज़ी सेना के तरफ से जो लड़े उनका नाम था सर जॉन चाइल्ड। औरंगज़ेब ने इनको पराजित कर दिया, चाइल्ड को। फिर उसके बाद संधि हुई। संधि के बाद तय किया गया कि औरंगज़ेब ने कहा कि इस युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई अंग्रेज़ करे। तो अंग्रेज़ों ने 1.5 लाख का नुकसान की भरपाई की और औरंगज़ेब के द्वारा फरमान आया कि ये जो तुम्हारा सर जॉन चाइल्ड है ये भारत में दिखना नहीं चाहिए, इसको भारत से बाहर करो। और इसको भारत से बाहर कर भी दिया गया फिर फाइनली। और इसके बाद औरंगज़ेब से संधि हो गई। और उसके बाद 1698 की घटना आई। आइए हम उसको भी एक बार नोट कर देते हैं, 1698 की घटना। उसके बाद 1698 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का कुछ गाँव जैसे कालीकता, गोविंदपुरी, सूतानाटी, इनको किराए पर लिया और वहाँ पर उन्होंने किलेबंदी का काम शुरू कर दिया। हमने पहले भी बताया कि फैक्ट्री खोलना एक बात है, जबकि किलेबंदी करना अलग बात है। किलेबंदी का मतलब हो गया किसी भी क्षेत्र के ऊपर कब्जा करके वहाँ पर अपना घेरा डालना, उसको किलेबंदी कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किलेबंदी की और एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। और ये फोर्ट विलियम का किला बनाया बंगाल में 1698 में अंग्रेज़ों ने बना लिया। और इसके पास क्या हुआ कि इनके जो एक अधिकारी थे जॉब चार्नक, इसी किले के आसपास इन्होंने एक छोटे छोटे गांव को स्थापित करके एक नगर का रूप दिया और बाद में वो कलकत्ता के नाम से जाना गया। और इस कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चार्नक। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चार्नक। इसके बाद 1698 की घटना के बाद शासक जब मुगल वंश के शासक बने फर्रुखसियर 1713 से 19 के लिए, तो फर्रुखसियर को एक बीमारी थी, गठिया की बीमारी, हमेशा पूरे बॉडी में पेन रहता था। इस पेन के चलते फर्रुखसियर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। तो इन्होंने अपने परेशानी का सबब अंग्रेज़ों को सुनाया। अंग्रेज़ों के डॉक्टर ने इनका इलाज किया, ये ठीक हो गए। और इनके दरबार में अंग्रेज़ों के एक दूत आए, उनका नाम था जॉन सरमन। आप इसको भी नोट करेंगे कि जॉन सरमन फर्रुखसियर के दरबार में आने वाले अंग्रेज़ों के एक दूत थे जॉन सरमन। जॉन सरमन के आने के बाद फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेज़ों के लिए 3 शाही फरमान जारी किया। पहला था कि 3000 रुपया वार्षिक कर देकर बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का। मतलब क्या है कि अंग्रेज़ों को कहा गया फर्रुखसियर के द्वारा कि मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर दीजिए और बंगाल के क्षेत्र में मुक्त रूप से व्यापार करिए, जितना मर्जी उतना व्यापार करिए, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, 10,000 रुपया वार्षिक कर देकर सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का फरमान मिला। और तीसरा, बम्बई के क्षेत्र में, यानी कि बम्बई अंग्रेज़ों को मिला था पुर्तगालियों से दहेज के रूप में, तो उनका एक अपना क्षेत्र हो गया था, उस क्षेत्र में वो अपना सिक्का चला रहे थे। तो यहीं पर इसने कहा कि बम्बई के क्षेत्र में जो सिक्का
अंग्रेज चला रहे हैं उसको पूरे भारत में चलाने का आदेश दे दिया फर्रुखसियर ने। तो जब भाई पैसा जिसका चलेगा उसके अनुसार उस देश की इकोनॉमिक चलेगी, इकोनॉमिक कंडीशन तय होगा। अब सोच सकते हैं कि विदेशी मनी चलेगा, विदेशी मनी का पावर जो है भारतीय मनी से जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि अगर मान लो पाउंड चलाएगा, अंग्रेज भारत में पाउंड चलाएगा और 1 पाउंड बराबर 20 रुपया है, तो ये पाउंड के हिसाब से अगर टैक्स लगाएगा, मानकर चलो किसी व्यापारी के ऊपर 1 पाउंड का टैक्स लगा दिया अंग्रेज, तो व्यापारी को 20 रुपया देना पड़ेगा भारतीय मनी के अनुसार। 10 रुपये की वस्तु है, इस पर 20 का टैक्स हो जाएगा तो वस्तु हो जाएगी 30 की। 10 रुपया चाहिए व्यापारी को भी प्रॉफिट, तो वस्तु हो जाएगी 40 की। मतलब 10 का वस्तु है, 4 गुना रेट हाई हो जाएगा। तो इससे महंगाई बढ़ेगी तो लोग वस्तु खरीदेंगे नहीं, तो फिर प्रोडक्शन हाउस बंद होगा। तो ये सारा सिस्टम जो है तभी से खराब होने लगा जब फर्रुखसियर ने इस तरह का फरमान जारी कर दिया। और इन तीनों कॉन्सेप्ट के जारी होने के बाद अंग्रेज जो है पूरे भारत में अपनी तरफ से, यानी कि आए थे व्यापार करने और उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद अंग्रेज जो थे फिर भी डरे हुए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को हाल ही में 1686 के पास औरंगजेब ने बुरी तरह पराजित किया था। लेकिन अंग्रेज डरे हुए थे कि मुग़लों के शासक से लड़ना नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि लड़ेंगे तो मुग़ल बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली हैं, इनकी बहुत बड़े साम्राज्य के शासक हैं, हम हार सकते हैं। तो इन्होंने अभी तक लड़े नहीं, लेकिन एक समय आया कि शासक बने मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बने 1719 से 48 के लिए। और मोहम्मद शाह के समय 1739 में एक बाहरी आक्रमणकारी आया, नादिर शाह। वो आया और भारत में एंटर किया और इन्होंने मात्र 6 से 7 दिन में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया 1739 में, नादिर शाह ने। और ये सारा खेला देख रहे थे अंग्रेज। तभी अंग्रेज समझ गए कि मुग़ल वंश के जो शासक हैं वो बिल्कुल पूरी तरह कमज़ोर हो चुके हैं, इनको कभी भी हराया जा सकता है। और इस तरह से उनको भारत में फलने फूलने का मौका मिला और उन्होंने मुग़लों को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग 1739 पर अंग्रेज़ों को ब्रेक करके और यहाँ पर सबसे पहले फ्रांसीसियों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज़ के बीच संघर्ष को देख लेते हैं और फिर से अंग्रेज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए अंग्रेज़ों का ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रांसीसी पढ़ेंगे।